विधानसभा में आज फिर शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आज बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज पूरे दिन के लिए बीजेपी के इन सदस्यों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। मेरी सरकार बन गई, अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का, जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं। हमने हमेशा इसको एक परिवार माना है। इस परिवार में लोगों के जब भी कोई सुख दुख होते हैं, हम हमेशा सुख दुख में काम आते हैं। इन 2 करोड़ लोगों में जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनको हर्षिता और पुलकित से अलग नहीं समझता, उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं। उनको मैं अपना बच्चा समझता हूं। तो जितनी अच्छी शिक्षा मैंने हर्षिता और पुलकित को दी है, उतनी अच्छी शिक्षा मैं दिल्ली के एक एक बच्चे को देना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है, और उसी मकसद से हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो देश का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने शिक्षा पे इतना खर्चा भी किया, इतने अच्छे अच्छे शानदार स्कूल बनाए। जो सबसे ज्यादा आज स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। शायद 75 साल, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स का है, और उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने उनको पूरी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाई है। हमने बहुत सारे टीचर्स को विदेश भेजा, बहुत सारे टीचर्स को आईएम्स में भेजा, बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। 1000 से ज्यादा टीचर्स, प्रिंसिपल्स को हम विदेशों में अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है। सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं, 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया। जब 2 बार ऑब्जेक्शन लगाया, अब तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है? आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो फाइल क्लियर कर देगा।
तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है, ये कई सौ साल पुराने जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के, इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई 3 चीजें हैं। एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 2018 4 जुलाई 2018 को यह ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी, कल 3 दिन से मैं बोल रहा हूं। 284.17 पैरा। इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट
गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी, उन्होंने 2 बार लिखा। उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा भी एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी 3 दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद में क्या कहता, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने कहा जी 2 बार आपने वापस भेज दी फाइल, 2 बार आपने लिखा। क्या लिखा? पहली बार लिखते हैं, मुझे ये बताया जाए कि क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया। ये जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो, इस यूनिवर्सिटी ने और कौन कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने देख लिया यार सारा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया। यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं। स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है, ये मैंने पूछा एलजी साहब से। मैंने कहा सर आप कौन है, मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने पहले। बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने सर वो वाइसरॉय जो होते थे ना, वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी डेली वालाज, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो हमारे हालात पे, हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराओ। मैंने एलजी साहब से पूछा सर मेरे को वो धारा बता दो संविधान की। मैं सारे सर ये जो आज मैं लेके आया हूं ना, ये सब लेके गया था मैं एलजी साहब के पास, ये सारी चीजें लेके गया था। मैंने कहा सर ये आपके सामने रखी है, अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑर्डर करने की पावर किस कानून के तहत है। कौन सा कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको ये पावर देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की कॉस्ट बेनिफिट। मैं कराऊंगा, मेरे को जनता ने कहा है मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराऊंगा। ये सदन है, ये सदन कराएगा, इसकी कमेटियां कराएगी, ये कमेटियां कराती है, ये सौरभ मेरे को बताता है, राजेश बताता है, सोमनाथ, ये सारे बताते हैं। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये लोग कराएंगे। आप कौन होते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने वाले? दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपके पास तो पावर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये 10 एल्डरमैन कैसे बना दिया आपने? ये तो आपके पास पावर नहीं है, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, एमसीडी एक्ट तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, आपने 10 एल्डरमैन कैसे बना दिए? बोले उस कानून में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट 10 एल्डरमैन। तो मैंने उनको ये एक और दूसरा ऑर्डर दिखाया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें लिखा है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होगा
वहां भी मंत्रियों की चलेगी, वहां भी मुख्यमंत्री की चलेगी, ये लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तब भी हमारी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो राय है। उसके बाद एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं लेके गया था। और कुछ हो ना हो, एलजी साहब ने मेरे को वकील तो अच्छा बना दिया। ये 1998 का जजमेंट है ओपी पावा, इसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में डेफिनेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें लिखा है सारी पावर दिल्ली सरकार की होगी, सारी पावर मुख्यमंत्री की होगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा है, तब भी सारी पावर दिल्ली सरकार की है, एलजी साहब की पावर नहीं है। ये सारा मैंने उनको बताया, पर वो तो माने ही नहीं। वो तो बोले कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। फिर मैंने कहा सर आप आजकल रोज चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो, मतलब रोज सवेरे उठते हैं, अपना लेटर हेड मंगाते हैं, लेटर हेड में लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी इसको यहां का चेयरमैन बना दो, और चीफ सेक्रेटरी को भेज देते, चीफ सेक्रेटरी लागू करा देता है। हम मुंह बाके देखते हैं, हम तो क्या हो गया, ये टीवी में चल रहा है, अखबार में आ गया, इसको लिख देते हैं, ये इसको एल्डरमैन बना दो, इसको यहाँ का ये बना दो, इसको। ये चल क्या रहा है? मैंने एलजी साहब से पूछा, मैंने कि चीफ सेक्रेटरी को सीधे ऑर्डर कैसे देते हो? मुख्यमंत्री मंत्री इनके थ्रू फाइलें क्यों नहीं जाती? सीधे चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। बोले मैं शासक हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं कोई भी ऑर्डर दे सकता हूं, किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूं। ना तो वो संविधान मानने को तैयार हैं और ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये योगा क्यों बंद करा दिया? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर चुनाव के एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 तारीख को आए थे, उसके 2 महीने पहले से सारे डॉक्टरों की तनख्वाह बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक के रेंट बंद करा दिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद करा दी, बिजली के बिल पेमेंट बंद करा दी, सारे टेस्ट बंद करा दिए। मैंने कहा सर ये क्यों करा दिया? दिल्ली जल बोर्ड की 3 महीने से सारी पेमेंट बंद। बड़ी मजे की बात है कि 7 तारीख को नतीजे है, 8 तारीख को मोहल्ला क्लिनिक की सारी पेमेंट हो गई। तो नीयत खराब थी। जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स बंद करा दी। हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। डीटीसी के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बस मार्शल हमने लगा रखे हैं उनकी तनख्वाह 3 महीने से बंद करा दी। और अब रुक करते हैं बिहार का, जहां शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस वाले बयान के बाद महागठबंधन में संग्राम छिड़ गया है। जेडीयू और आरजेडी खुलकर आमने सामने हैं। कल आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तेजस्वी को निशाना उन पर साधते हुए एक ट्वीट किया, तो आज नीरज कुमार ने राबड़ी सरकार और नीतीश सरकार में शिक्षा को लेकर काम का लेखा जोखा जारी कर दिया। आपको सुनवाते हैं सीएम नीतीश कुमार ने आज क्या कहा। हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया। सीधा आपको लिए चलते पंजाब, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि जो इनइक्वालिटी उसके आंकड़े हैं और इन चीजों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी के जो आंकड़े बोले हैं अभी वो स्लाइड में दिखाया गया है। अमीर और गरीबी के बीच में जो क्षमताएं हैं वो पिछले 8 साल में बढ़े हैं, उसका ये दृश्य पहला सवाल अजीत से बलविंदर माइक दीजिएगा। अगर बलविंदर नहीं है, जब पानी से विजय ना मिला
लोगों को जोड़ने का वो एक प्रशंसनीय कदम है। और मैं चाहता हूं कि जो ईवीएम पर जो लोगों में जनधारणा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, क्या आप ईवीएम पर भी कोई फैसला लेना होगे ऐसा कि जिससे लोगों को जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती? ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दी है और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। खासकर से गिरिजेश मिश्रा सियासी नहीं है, नफरत, बेरोजगारी। आप राहुल कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। ऐसे में अचानक में सीएम मान को सुझाव देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या यह माना जाए कि दखल आने वाले समय में राज्यों में कम होगी? ये आपका सवाल है, किसी और ने लिखा आपके लिए? मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के देख रहे हैं हम, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को जो पंजाबी कल्चर है जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूं, जो पंजाबी हिस्ट्री है उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाए तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। अमर उजाला से सुरेंद्र, ये जो पंजाबी प्राइड है, जो पंजाबी सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको हमने जनरली कांग्रेस पार्टी में हमने इसको रिस्पेक्ट किया। अमर उजाला से सुरेंद्र, राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आप की बात की है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। अब नया खुलासा हुआ है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया है।
दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरा निकाह किया और यह खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने किया। जिसने भारत का लहू बहाया, जिसने मुंबई को बमों से दहलाया, जिसे 30 साल से ढूंढ रहा है हिंदुस्तान, उस दाऊद को दामाद बना लिया पाकिस्तान। भारत का कसाई, पाकिस्तान का जमाई। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह रचा लिया है। यह विस्फोटक खुलासा दाऊद इब्राहिम की बीवी महजबीन ने खुद किया है। दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन के दावों के मुताबिक 67 साल के दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह किया है। यह सनसनीखेज खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने भी किया है। अली शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछताछ में बताया, दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन को तलाक देने की खबरें झूठी, लेकिन दाऊद ने दूसरी शादी पाकिस्तानी पठान लड़की से की। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने खुलासा किया है कि दाऊद की पहली बीवी महजबीन से जुलाई 2022 में अली शाह की दुबई में मुलाकात हुई थी। महजबीन ने अली शाह को दाऊद इब्राहिम के दूसरे निकाह के बारे में बताया था। अली शाह के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन ही हर अहम मौके पर भारत में बैठे दाऊद के रिश्तेदारों के संपर्क में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ती रहती है। आज तक के पास दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह के बयान की वो कॉपी है जिसमें उसने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठान है। दाऊद इब्राहिम ऐसा दिखाता है कि उसने महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी को शक है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी पहली बीवी महजबीन से तलाक की बात इसलिए फैलाई ताकि उसे शक के दायरे से बाहर रखा जा सके, जबकि भारत में दाऊद के रिश्तेदारों से उसकी पहली बीवी महजबीन ही संपर्क में रहा करती है। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी पठान परिवार से ताल्लुक रखती है। दाऊद ने दरअसल सबको ये बताया है कि उसने पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन दरअसल ये दाऊद की एक चाल है ताकि जांच एजेंसियों की नजर महजबीन से हटकर किसी और तक चली जाए। इसके अलावा एनआईए को दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने का भी पता चला है। दाऊद का नया पता है कराची डिफेंस कॉलोनी। ये खुलासे तब हुए हैं जब भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले दिनों आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के टेरर नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उस मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह का बयान सितंबर 2022 में दर्ज किया था, जिसमें अली शाह ने बेहद चौंकाने वाले खुलासा किए। पता चला है कि पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने में भी बदलाव किया गया है। नया खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। मतलब भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों को पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के ठिकाने का पता है, लेकिन जब पाकिस्तान में नए नवेले विदेश मंत्री और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो से दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल किया जाता है तो वो साफ इनकार कर जाते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आतंकी खतरा मंडरा रहा है। और ये बात हम नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के वो अफसर कर रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों राजधानी की भीड़ में गुम आतंकियों की एक टोली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये इतना बड़ा खुलासा है कि खुद दिल्ली पुलिस को इस सर्द मौसम में पसीने आ गए। दिल्ली में टेरर का नया मॉड्यूल। आतंकी हमलों की फिराक में आईएसआई और आईएसआईएस। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। राजधानी में भीड़ में गुम है आतंकवादी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस दौरान जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्धों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। आईबी ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आईएसआईएस और अलकायदा आतंकी हमले करवा सकते हैं। हमारे लिए तो हर टाइम हर मोमेंट ही सेंसिटिव रहती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती है या जिससे कोई भी ऐसी सेंसिटिविटी हो सकती है, तो स्पेशल सेल तो लगातार इस पे काम करता रहता है। हमारे लिए हर दिन हर मोमेंट ही इक्वली इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बातों पर यकीन किया जाए तो जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस मिले हैं। यहाँ तक कि इनके बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में इनका हैंडलर्स अर्श डल्ला नाम का कोई आतंकवादी है, जिसके इशारे पर ये लोग दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है। देश में होने वाले G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट अलकायदा की साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में RDX ब्लास्ट करवा सकती है। इतना ही नहीं, अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक की फिराक में है। प्लान के मुताबिक अगर 26 जनवरी पर आतंकी प्लान फेल हुआ तो G20 समिट पर बड़ी आतंकी स्ट्राइक करने की दिल्ली में प्लान है।